मरदमशुमारी के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने लड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के वज़ीर आला ने सूबा सिंध का ये मुकदमा लड़ा है। बाकी लोगों ने बयानबाजी की है, बातें की हैं, और मैं आज आपको कुछ तफसीलात शेयर करूंगा जो कि इस बात को बिल्कुल आया कर देगी कि कौन सिंध की आवाम को गुमराह कर रहा है और कौन सिंध की आवाम का वफाक के सामने मुकदमा लड़ रहा है। इस हवाले से पीटीआई, एमक्यूएम और जीडीए ने एक मंसूबा तैयार किया है। अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपनी हुकूमत की खातिर उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि 2017 के सेंसस को सीसीआई मंजूर करे। और जब मैं ये कहता हूँ कि ये फैसला उन्होंने कर लिया है, ये मंसूबा उन्होंने बना लिया है, इसके भी मैं आपके साथ दस्तावेज़ात शेयर करूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 से लेकर अब तक जब जब मरदमशुमारी के रिज़ल्ट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने पेश हुए, वज़ीर आला सिंध ने अपना पुरज़ोर सिंध की आवाम का मौक़िफ़ सीसीआई के सामने रखा और उस मौक़िफ़ की वजह से सीसीआई ने अभी तक मरदमशुमारी के जो रिज़ल्ट से उनको नोटिफाई नहीं किया। और जो पिछली मीटिंग सीसीआई की नवंबर 2020 में हुई थी, उसके अंदर सीसीआई ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में वज़ीर आला सिंध की बातें सुनने के बाद ये फैसला किया यूनानिमसली कि जो वफाकी काबीना की कमेटी है अली ज़ैदी साहब की सरबराही में, वो कमेटी सूबों से अपना मौक़िफ़ सुनने के बाद अपनी सिफारिशात को मुरतब करेगी। इस कमेटी के अंदर अली ज़ैदी साहब, जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से, वफाकी वज़ीर, जो बहुत सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि जवाब दें हैं लोग, वो उसके कन्वीनर हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, जिनका ताल्लुक़ जीडीए से, वफाकी वज़ीर, वो भी इसकी मेंबर हैं। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अमीनुल हक साहब, वफाकी वज़ीर, इस कमेटी के मेंबर थे। इस कमेटी ने किसी भी सूबे से मशावरत किए बग़ैर सीसीआई के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी रिपोर्ट काबीना के सामने पेश की। और काबीना ने भी वज़ीर आज़म, जो कि सीसीआई की सरबराही करते हैं और काबीना की भी सरबराही करते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस कमेटी से ये सवाल नहीं पूछा कि भाई मैंने आपको डायरेक्शन दी थी, सीसीआई ने आपको डायरेक्शन दी थी कि आप सूबों से उनकी रिजर्वेशन जानने के बाद अपनी रिपोर्ट को मुरतब करें। बाहर कैफ सीसीआई के आईनी कानूनी फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए अली ज़ैदी साहब की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट काबीना के सामने जमा कराई और रिपोर्ट काबीना ने मंजूर कर ली, जो कि सीसीआई के आज होने वाले इजलास में, जो कि मुलतवी कर लिया गया है, उसमें पेश की जानी थी फॉर्मल मंजूरी के लिए। मैंने आपको इसका बैकग्राउंड इसलिए बताया है कि ये तमाम लोग, बिलखुसूस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और जीडीए, मरदमशुमारी के हवाले से अपने हर इवेंट पे, अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एतराज़ात पेश करते हैं और कहते हैं कि मरदमशुमारी गलत हुई है। सही पॉपुलेशन इस सूबे की मरदमशुमारी में नहीं दिखाई गई। लेकिन जब आप इस रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं, वो रिपोर्ट जो कि उस कमेटी ने बनाई है, जिस कमेटी के सरबरा जनाब अली ज़ैदी साहब, मेंबर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा और अमीनुल हक साहब हैं, तो आपको नज़र ये आता है कि उस कमेटी ने उस
सेंसस के कंट्रोवर्शियल रिजल्ट्स को मंजूर करने की सिफारिश पेश की है। और अगर इस रिपोर्ट को मैं कुछ पार्ट्स इसके पढ़ूंगा आपके सामने, वो ये मानते हैं कि सेंसस शफाफ नहीं हुए हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि हां, सेंसस शफाफ नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम इसको मंजूर करने की सिफारिश पेश करते हैं। 2 पेज की रिपोर्ट है ये। और पहला पॉइंट जो सिफारिश का है उसमें कमेटी फरमाती है, इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट 6th पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2017 शुड बी एक्सेप्टेड एज फाइनल, ऑल्दो देयर आर रिजर्वेशंस ऑन द सेट सेंसस। यानी कि कमेटी मान रही है कि इस मरदमशुमारी पर एतराज़ात हैं शफाफियत के हवाले से, उसकी वेरासिटी के हवाले से, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इसको मंजूर कर लिया जाए। दूसरी बात, इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पर भी जीडीए का मौक़िफ़, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का मौक़िफ़ नज़र नहीं आता कि उन्होंने किस तरीके से सिंध की तर्जुमानी की। चूँकि ये वफाकी काबीना की कमेटी थी, कोई सिंध हुकूमत का इसके अंदर नॉमिनी नहीं था, कोई पीपल्स पार्टी का नॉमिनी नहीं था। नॉमिनी किसके थे? पीटीआई के, जीडीए के, एमक्यूएम के। तो जीडीए के जो नुमाइंदे थे इस कमेटी में, उनका कोई एतराज़, उनका कोई मौक़िफ़ सूबाई सिंध के हवाले से इस 2 पेज की रिपोर्ट पर नज़र नहीं आता। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अमीनुल हक साहब फरमाते हैं कि हमारे एतराज़ात हैं इस रिपोर्ट के पैरा नंबर 3 पे, हमारे एतराज़ात हैं। और ये बात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तमाम लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सियासी इज्तिमात में कहते हैं कि हमारे एतराज़ात हैं इसके ऊपर। तो अमीनुल हक साहब ने अपने एतराज़ात कन्वे किए, बट बताया ये जाता था कि एमक्यूएम किसी इस फैसले की तायीद नहीं करेगी। इस रिपोर्ट के अंदर अमीनुल हक साहब के बारे में लिखा है कि उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं सेंसस को, एतराज़ अपना बयान किया, अपनी रिजर्वेशन बयान की, बट आखिर में उन्होंने कहा, सैयद अमीनुल हक, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस, अपनी आमादगी का इजहार किया, टू कंसिडर एनी फॉरवर्ड लुकिंग ऑप्शन which would facilitate early holding of local government elections and holding of next census before next general election। यानी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी इन सेंसस, इन मुतनाज़ा सेंसस के बारे में आमादगी का इजहार किया। तो गोया इन सेंसस के खिलाफ अगर एतराज़ अभी तक किसी ने जेन्युइनली से आईनी एतबार से रेज़ किया है तो सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रेज़ किया, और आज भी उस एतराज़ के ऊपर कायम है। पिछले सीसीआई के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने ये कहा, 2 टोक मौक़िफ़ पेश किया कि हमारे एतराज़ात हैं, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की तायीद करते हुए सीसीआई ने यूनानिमसली फैसला किया कि सूबों का मौक़िफ़ सुनने के बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगी। इस 2 पेज की रिपोर्ट में कहीं पर भी सूबों का मौक़िफ़ नहीं है। हाँ, जीडीए का मौक़िफ़ है जिसने सिंध का मुकदमा नहीं लड़ा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ है जिसने सियासी एतबार से तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने सरेंडर किया फेडरल गवर्नमेंट के सामने। अली जैदी साहब, जिनका खुद ताल्लुक़ कराची शहर से है, उन्होंने खुद रेकमेंड किया कि इसको मंजूर कर लिया जाए। आज के सीसीआई के इजलास में, जो कि मुलतवी हो गया, सिंध हुकूमत फिर
अपना दो टोक मौक़िफ़ पेश करना था वज़ीर आला सिंध को कि आपकी ये काबीना की रिपोर्ट CCI के पुराने फ़ैसलों, माजी के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ है। ना ये 5% ऑडिट करवा रही है जो कि CCI ने फ़ैसला किया, ना सूबों से उनका मौक़िफ़ ले रही है, यकतरफ़ा तौर पर वफाकी हुकूमत मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूव करने की कोशिश करेगी। ये पूरा आज पॉइंट ऑफ व्यू वज़ीर आला सिंध को कन्वे करना था, लेकिन चूंकि CCI का इजलास वज़ीर आज़म ने मुलतवी कर दिया, तो जो भी अब नेक्स्ट मीटिंग होगी, पीपल्स पार्टी का जियाला वज़ीर आला सूबाई सिंध का मुकदमा CCI के सामने रखेगा। वो मुकदमा जिसके बारे में GDA MQM ने बातें बहुत की हैं, PTI ने बातें बहुत की हैं, लेकिन मुकदमा लड़ा नहीं। दूसरी बात, पिछले कुछ रोज़ से सवाल जवाब की बड़ी बात हो रही है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब कहते हैं कि आप जवाब दें हैं। अली ज़ैदी साहब ने आइन के ऊपर हल्फ लिया है, वो एक आइनी ओहदे पर बराजमान है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा अली ज़ैदी साहब को और उनके रुफ़का को कि आइन पाकिस्तान का मुताला कर लें। आइन पाकिस्तान के तहत कोई भी सूबाई हुकूमत किसी वफाकी वज़ीर के सामने जवाबदेह नहीं है, और ना कोई वफाकी वज़ीर किसी सूबाई हुकूमत के सामने जवाबदेह है। आप जवाबदेह होते हैं कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, और आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत पार्लियामान के सामने यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट के सामने जवाबदेह है, और सूबाई हुकूमतें अपनी अपनी सूबाई असम्बली के सामने जवाबदेह हैं। अली ज़ैदी साहब को सवाल पूछने का इतना शौक़ है तो सिंध असम्बली के मेंबर बन जाएं, इलेक्शन लड़ लें, सेलेक्ट होने की कोशिश कर लें वो, क्योंकि इलेक्ट तो वो नहीं हो सकते, तो सवाल पूछ पाएंगे वो। उनके जो यहाँ पर MPs मौजूद हैं वो रोज़ सवाल पूछते हैं, उन सवालात का हम जवाब देते हैं, हम ताबे हैं आइन के। लेकिन ये जो एरेगेंस है, ये जो रऊनियत के साथ बात की जाती है, ये गैर मुनासिब है। ये आइन पाकिस्तान को पढ़ लीजिए, अगर ये इस तरह की रवायत इस्टेब्लिश करेंगे तो रोज़ सूबाई हुकूमत अली ज़ैदी साहब से सवाल पूछना शुरू कर देगी। और मैं उनके इदारों के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं जो उनकी डिपार्टमेंट के मातहत चलते हैं, मैं सवालात पूछ सकता हूँ, लेकिन जो तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार को फॉलो करने की ज़रूरत है। और तरीक़ेकार है पार्लियामान, तरीक़ेकार है स्टैंडिंग कमिटीज़। तो ये जो आइन को पढ़े बग़ैर, कानून को, कवानीन को पढ़े बग़ैर ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने की खातिर, ख़बरों में आने की खातिर जो इस तरह की ये लोग हरकतें करते हैं, ये गैर मुनासिब है। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अली ज़ैदी साहब को सवाल पूछने का इतना शौक़ है तो वज़ीर आज़म से सवाल पूछिए कि वज़ीर आज़म साहब, चीनी के निर्खों में अभी तक सेंचुरी क्यों हुई हुई है? आपके नोटिस लेने के बाद, शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आने के बाद चीनी की कीमतें 55 रुपये किलो क्यों नहीं हुई? क्यों 100 से ऊपर तजावुज़ कर गई हैं? अगर आपको सवाल पूछने की ज़रूरत है तो आटे का बहरान, जो आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बारे में सवाल पूछें। अगर आपको सवाल पूछना है तो जब पूरे पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थी आपकी नाअहली की वजह से, आपकी वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से, आप उसके ऊपर सवाल पूछिए, क्योंकि आपका डोमेन है ये वफाकी हुकूमत का। अगर आपको सवाल पूछना है तो जो सर्कुलर डेट पिछले 2.5 साल में आपकी हुकूमत की नाअहली की वजह से 1100 अरब से बढ़ के 2400 अरब पर आ गया है। 2.5 साल में 1300 अरब रुपए, 1.3 खरब रुपए का इजाफा जो सर्कुलर डेट में हुआ है, आप उसके ऊपर सवाल पूछिए। आपको सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछिए कि वो कौन कौन से वुज़रा, मुशीरान,
मुआवने खुसूसी जिनका मफादात का टकराव है और वो अपनी मफादात की खातिर वज़ीर आज़म से फ़ैसले कराते हैं जो कि पाकिस्तान की गरीब आवाम का इस्तेहसाल करते हैं। आपको सवाल पूछना है, आप उनसे सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए कि क्या अभी किसी मुआवने खुसूसी की किसी कंपनी को जो IPPs की पेमेंट होने जा रही है उसमें एक बहुत बड़ी रकम पे की जा रही है या नहीं। आपको सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए कि गरीब आदमी के घर को मिसमार कर दिया जाता है, आम आदमी के घर को मिसमार कर दिया जाता है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के घर को रेगुलराइज कर दिया जाता है। एक अजीम शान इमारत है इस्लामाबाद के अंदर, उसको रेगुलराइज या तो कर दिया गया है या करने की तैयारी की जा रही है और बताया जाता है कि उसके अंदर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट है, कोई प्रॉपर्टी है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये इन सवालात का आप जवाब दे दीजिए। आपको सवाल पूछना है तो आप सेंसेस जो आपकी जिम्मेदारी थी आप उसके ऊपर सवाल पूछ लीजिए। आपको सवाल पूछना है तो आप वज़ीर आज़म से सवाल पूछिए कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने मेरे शहर के लिए 162 अरब रुपए का तरक्याती फंड का ऐलान किया था, वो कहाँ है? कि वो 162 अरब रुपए कहीं लग गए, कोई डेवलपमेंट हो गई, कोई तरक्याती काम हो गया? आपको सवाल पूछना है तो आप वज़ीर आज़म से सवाल पूछिए कि आलम पनाह आप कराची कब तशरीफ़ ला रहे हैं ताकि वो जो फायर टेंडर्स नून लीग की हुकूमत ने कराची शहर को दिए थे, माजी की हुकूमतों ने कराची की शहर को दिए थे, वो फायर टेंडर्स KMC के हवाले कर दिए जाएं ताकि फायर टेंडर्स का इस्तेमाल हो सके। अभी तक तो वज़ीर आज़म उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं आए। कराची मुंतज़िर है वज़ीर आज़म का। अगर सवाल पूछना है तो वज़ीर आज़म से सवाल पूछिए कि मेरे वज़ीर आज़म, मेरे कप्तान, आपने ऐलान किया था कि मेरे इख्तिदार में आने के बाद गवर्नर हाउस नहीं रहेगा, वज़ीर आज़म हाउस नहीं रहेगा। क्या गवर्नर हाउस सिंध, पंजाब, KP, बलूचिस्तान ख़त्म हो गया? क्या वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद ख़त्म हो गया? वो जो आपने यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था, वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर नफीस लोगों के साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ, कि हैदराबाद शहर के लिए एक पब्लिक यूनिवर्सिटी वफाकी हुकूमत इनॉग्रेट कर रही है, ऐलान नहीं किया, इनॉग्रेट कर दी उन्होंने। आप सवाल पूछ सकते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि मेरे वज़ीर आज़म, मेरे कप्तान, क्या वो यूनिवर्सिटी कायम हो गई है? क्या वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे हैदराबाद के, जामशोरों के, टंडो मोहम्मद खान टंडो अल्लाह यार के, कराची के बच्चे क्या वहाँ जाके तालीम हासिल कर रहे हैं? क्या उसका चार्टर अप्रूव हो गया है? क्या उसकी ज़मीन दे दी गई है? उन चीज़ों के ऊपर आप सवाल नहीं पूछते क्योंकि आपको पता है कि आपके पास उन सवालात का जवाब नहीं है। और सवालात का जवाब इसलिए नहीं है कि आपने पिछले 2.5 सालों में बातें करने के अलावा कोई और चीज़ की नहीं। तो आप बार बार ये जो इंसिडेंट्स क्रिएट करते हैं इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि एक आम आदमी आपसे सवाल ना पूछे। वज़ीर आला सिंध जवाबदेह है, सिंध हुकूमत जवाबदेह है, लेकिन अली जैदी साहब को नहीं, सिंध असेंबली को, सिंध असेंबली के अराकीन को। और कोई वफाकी वज़ीर आके धौंस दराजी के साथ टर्म्स को डिक्टेट नहीं कर सकता। मेरी ये गुजारिश है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने कुछ सवालात पूछे हैं। अगर उन सवालात का जवाब PTI के वुज़रा दे दें कोई और इल्ज़ाम लगाए बगैर तो बड़ी मेहरबानी होगी। आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि यूटिलिटी स्टोर्स का MD सही बोल रहा है या चेयरमैन सही बोल रहा है। दोनों आपके अपॉइंटीज़ हैं, दोनों आपके अपॉइंटीज़ हैं। और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन वो इदारा है जिसका बुनियादी काम है ये सस्ती प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना।
पाकिस्तान की आवाम ये सवाल पूछ रही है कि क्या चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन दुरुस्त बात कर रहे हैं या एमडी दुरुस्त बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ये सवाल पूछ रही है क्या चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी साहब सही काम कर रहे थे या एमडी पीटीवी सही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ये सवाल पूछ रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वो वादे जो कि 2018 से पहले 1 करोड़ नौकरियों की शक्ल में, 50 लाख घरों की शक्ल में वज़ीर आज़म ने किए थे, या वो इक़दाम जो आजकल वो गरीबों के घर गिराने के और गरीबों से पाकिस्तान स्टील मिल की 4,500 मुलाजमीन से रोज़गार छीनने के जो फैसले वफाकी हुकूमत कर रही है वो फैसले दुरुस्त हैं। बहुत शुक्रिया। बारी बारी सबका मर्दमशुमारी के हवाले से आपने जो जिक्र किया उससे तो लगता ही है कि एमक्यूएम ने और पीटीआई ने तय कर लिया और उनका मुआहदा हो गया है कि अब ये मर्दमशुमारी के नताइज कराची वालों पर मुसल्लत किए जाएंगे बिलखुसूस। और भी तो ये इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि इन दोनों ने एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने मर्दमशुमारी तस्लीम नहीं की और आपसे भी मुलाकात हुई थी, इससे तो लगता है कि दोनों ने एक फैसला कर लिया है। मैं आपके टीवी चैनल पर गया था और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम लीडर ने उस टीवी प्रोग्राम पर कौम के सामने कहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है मरदमशुमारी के हवाले से और हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अफसोस की बात यह है कि सियासी एतबार से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी प्रोग्राम्स में मौक़िफ़ कुछ और होता है, लेकिन दस्तावेज़ात कुछ और कहते हैं, कागजात कुछ और कहते हैं, सरकारी रिकॉर्ड कुछ कहता है। मैंने इसलिए पढ़ के आपको सुनाया और मैं गलत बयानी पर बिलीव नहीं करता। मैंने आपको कहा कि अमीनुल हक साहब ने अपना एतराज़ पेश किया लेकिन आखिर में अग्री कर गए। वो उन्होंने कोई वॉकआउट नहीं किया, कोई डिसेंट नहीं किया इस रिपोर्ट के साथ। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का कोई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इस रिपोर्ट के अंदर नज़र नहीं आ रहा। तो मैं तो ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके पीटीआई वाले हों, जीडीए वाले हों, एमक्यूएम वाले हों, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ऐलानात तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अमली एतबार से जो चीज़ करते हैं वो आपके सामने है कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो कि अवाम को बार बार कहते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हट गए और वफाकी हुकूमत की यकतरफा रिपोर्ट का वो पार्ट एंड पार्सल है। बात किया गया सिंध असेंबली से कि कोई भी मरीज होगा, जख्मी होगा, उसका इलाज किया जाएगा, लेकिन एक 18 साल फरजाना जो है मेमन अस्पताल पहुंचाई गई और उसके जो घर वाले हैं उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई और वो बच्ची दम तोड़ गई। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी अस्पताल के खिलाफ और इंसानी जान के दया का क्या अदाला करेंगे? ये थोड़ा सा कानून पढ़ लें। ये कानून कहता है वो लोग जो कि एक्सीडेंट्स का जिनका इशू होता है, मैं एक सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो एक्सीडेंट्स के तहत चीज़ें होती हैं उसके अंदर उन हस्पतालों को तिब्बी इमदाद देना लाजमी है और वो देंगे। ये आपने इशू रेस किया, ये इशू मीडिया पर आया है, इसको हमने टेकअप किया और हेल्थ डिपार्टमेंट इसको चेक कर रहा है और इंशाल्लाह जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो इस अस्पताल के ख़िलाफ़ की जाएगी। हमने जो कानून पास किया है हम उसको इम्प्लीमेंट करने पर बिलीव करते हैं और इंशाल्लाह उसको मनोवन इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये करके मैं देखिए, अभी तो जब सीसीआई का अगला इजलास होगा तो वज़ीर आला सिंध ये मुकदमा लड़ेंगे वहाँ पर और ये कहेंगे कि यार आप कानून को फॉलो नहीं करते, आप हमारी बातों से इत्तफाक नहीं करते, आप अपने किए गए फैसलों को तो माने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद फैसला किया था सीसीआई की सरबराही करते हुए कि सूबों का मौक़िफ़ लिया जाएगा, तो कैसे अब यकतरफा तौर पर ये चीज़ कर सकते हैं? ये शफकत ने पहले पूछा था। इसको इस ऑप्शन को भी कंसिडर किया जा सकता है, पार्टी के अंदर पार्टी इसको कंसिडर करेगी, बट मैं पर्सनली अभी ये समझता हूँ कि इसको जो पार्लिमानी रिवायात आपके पास हैं, जो कवानीन आपके पास मौजूद हैं,
उसकी रोशनी में अभी भी हल किया जा सकता है। अफसोस इस बात का है कि वो लोग जो कि रूल ऑफ लॉ के फॉलोअर कहते थे, चैम्पियन कहते थे, वो उस रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने पर अब बिलीव नहीं रखते। हम भरपूर तरीके से अपने आइनी कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे, अपना मुकदमा लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीत जो है वो हक और सच की होगी। ये शफकत कर ले, एक मिनट में शफ अच्छा सर, ये जगह के 2017 में हुई थी, 4 साल होने को है, नेक्स्ट नंबर पर आ पड़ी है, इसका फैसला नहीं होगा तो अगली मरदमशुमारी कैसी होगी और जिसका ज़िया होगा, जो नुकसान होगा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने ये मुतनाज़ा सेंसस किए थे, जिन्होंने सही तरीके से इसको सुपरवाइज नहीं किया। हर सूबाई हुकूमत ये कह रही थी कि जो सेंसस के रिज़ल्ट की एक कॉपी जो है वो सूबाई हुकूमतों के पास होनी चाहिए ताकि रिकॉर्ड को आप corroborate कर सकें, टैली कर सकें। वो नहीं किया गया, तो ज़िम्मेदारी तो उन लोगों के ऊपर आयद होगी जो कि ये तमाम प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। बट मैं समझता हूँ ये हर शहरी का बुनियादी हक है कि ही शुड बी काउंटेड। हर सूबे का बुनियादी हक है कि उसकी पॉपुलेशन प्रॉपरली अकाउंट फॉर हो ताकि उसको उस आबादी के हिसाब से वसाइल मिल सकें। ये मैं सबसे पूछूंगा सवाल। जो मीटिंग में झगड़ा हुआ था अली सदी के साथ, अब ये बात सामने आ रही है कि आपने उस वक्त ये कहा कि अली सदी साहब आपका ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है और ये वजह भी एक थी, आपने ये जुमला क्यों इस्तेमाल किया? मैंने जुमला बिल्कुल इस्तेमाल किया और मैं समझता हूँ मैं तो बड़े पोलाइट तरीके से ये कहा कि अली साहब दिस इज़ नॉट द वे। ये मेरे अल्फाज थे। और मैंने क्यों कहा ये? क्योंकि मैंने एक वफाकी वज़ीर को चीज़ें पटखते हुए देखा। मैंने एक वफाकी वज़ीर को तल्ख कलामी करते हुए देखा। मैंने उस वफाकी वज़ीर को बिलिजरेंस और अग्रेशन यूज़ करते हुए देखा। उस मीटिंग में सिर्फ वो अकेले वफाकी वज़ीर नहीं थे, असद उमर साहब भी थे, अमीनुल हक साहब भी थे, नजीब हारून साहब भी थे। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या सिंध हुकूमत से नहीं है। इन्होंने किसी ने इस तरह की बात नहीं की। तो जब एक वफाकी वज़ीर किसी मीटिंग के डेकोरम को ख़राब करेगा, बदतमीज़ी करेगा, शोर शराबा करेगा, चीज़ें पटखेगा, तो मैं समझता हूँ मैंने तो बड़ी मुनासिब चीज़ कही कि दिस इज़ नॉट द वे। और जब अली ज़ैदी साहब चले गए तो मैंने ये भी कहा दिस वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं हक़ रखता हूँ ये कहने का कि अगर एक सरकारी मीटिंग में कोई शख्स इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो वो गैर मुनासिब है। लेकिन किसी का ये कहना कि मेरी वजह से ये झगड़ा हुआ तो वो गलत बयानी है। अली ज़ैदी साहब ऑलरेडी झगड़ा कर चुके थे जब उन्होंने शोर शराबा किया, हंगामा किया। उस वक्त जब वो उठ के जाने लगे तो मैंने बड़े पोलाइट अंदाज से कहा दिस इज़ नॉट द वे। और मेरे वज़ीर आला ने भी ये कहा दिस इज़ नॉट द वे। अब अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी सरकारी मीटिंग में चीखना, चीज़ों को पटखना और जाते जाते मुग़ल्लिज़ात का इस्तेमाल करना वो इखलाकी एतबार से दुरुस्त चीज़ है, तो अल्लाह ताला उनकी इखलाकियात को दुरुस्त करे। मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मेरे जो इखलाकी तकाज़े हैं वो ये हैं कि मेरे लाख एतराज़ात हों वज़ीर आज़म से, वफाकी हुकूमत से। मैं बदतमीज़ी करने पर, मुग़ल्लिज़ात इस्तेमाल करने पर, शोर शराबा करने पर ऑफिशियल मीटिंग्स में ना मैं बिलीव करता हूँ, ना मेरी सियासी तरबियत इस बात की इजाज़त देती है। जी सर, पीडीएम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक-ए-आज़म एतमाद लाएंगे या खाली बातें हैं? और दूसरी बात ये कि हमें इत्तला है कि फहमीदा मिर्ज़ा का आपने जिक्र किया, उनको वापस कोई मामला तय पा गए हैं कि उस पार्टी में मिर्ज़ा खानदान जो है, हसनैन मिर्ज़ा है, वो सब वापस आ रहे हैं, कोई बातें तय पा गई हैं एतजाज़ हसन साहब या कमर ज़मान कायरा की सरबराही में, इस हवाले से? मेरे पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा के हवाले से या हसनैन मिर्ज़ा साहब के हवाले से इससे बेहतर ये होगा कि आप उनसे उनका मौक़िफ़ ले लें। बट एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न मेरे पास इसकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो अप्रोप्रिएट टाइम पे इस्तेमाल की जाएगी। ये एक आइनी कानूनी ऑप्शन मौजूद है अपोजिशन पार्टीज़ के बाद और इंशाअल्लाह उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अशद देखिए आपने कितने अच्छे तरीके से बात की। मुर्तज़ा साहब
मैं कहता हूँ डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, यही तरीक़ेकार होता है ना बात करने का। ये कौन होता है कि चीज़ें पटक दें, चीख के बात कर लें? ये कौन लोग हैं ये? इनकी क्या किस किस्म के इनके इक़्तिदार हैं? सवाल आपसे ये था कि आयरोज जो है वो हुकूमत की जानिब से इस तरीके की खबरें आती हैं कि कराची में रोड कारपेटिंग के हवाले से पिछले 2.5 सालों में कराची की आपको पता हो कि रोड कारपेटिंग हुई और मजीद कारपेटिंग होना बाकी। नंबर 2 ये कि कराची में जो कचरा उठाने का जो मामला था वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हुआ, लेकिन अभी कराची के मुख्तलिफ इलाके और डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कचरा जो है उस तरीके से नहीं उठ पा रहा, गैर कानूनी कचरा उठ रहा है। इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और ये मामला कब तक सही रहेगा? देखिए, पैच वर्क और रोड कारपेटिंग का काम बुनियादी तौर पर केएमसी का और डीएमसीज़ का है, और आप तमाम दोस्त जानते हैं कि पिछले 4 साल में ना केएमसी ने ना डीएमसीज़ ने कोई काम किया। उन्होंने सिर्फ इख्तियारात का रोना रोया। आप पिछले 4 माह में आप देख सकते हैं कि केएमसी ने भी अब अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया है और जो जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं उनको निभाना शुरू कर दिया है, और डीएमसीज़ ने भी ये काम करना शुरू कर दिया है। तो चीज़ें जो हैं सही डायरेक्शन में जा रही हैं, और वज़ीर आला सिंध केएमसी को और डीएमसीज़ को इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनको अपने रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस करने की ज़रूरत है। माजी में वो काम केएमसी ने और डीएमसीज़ ने नहीं किया। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि एक टैक्स है जो कि केएमसी लेती है। कहते हैं ना इख्तियारात नहीं है हमारे पास। उस टैक्स का नाम है MUCT, जो केएमसी का इख्तियारात 2016-17 में, 17-18 में, 19-20 में केएमसी ने अपने बजट में इस MUCT के मद में 1 अरब रुपए का टारगेट रखा था, 1 बिलियन रुपीज़। ये कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें बीच में नहीं आती, कोई वफाकी हुकूमत बीच में नहीं आती, एक्सक्लूसिवली केएमसी का काम था ये। 1 अरब रुपए जो टारगेट अचीव किया उन्होंने। एक साल उन्होंने शायद 15 करोड़ किया, एक साल 17 करोड़ किया, और एक साल उन्होंने 23 करोड़ या 24 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, यानी कि 25% अपना टारगेट उन्होंने अचीव किया। अगर मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो टारगेट ही मीट कर लिया होता तो केएमसी उन 4 सालों में अपने पैरों पर खड़ी रहती और जो जो उसकी जिम्मेदारियाँ थीं उसको वो निभा पाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेयर और चेयरमैन ने ये फैसला किया था कि उनको बार बार अपना ये बयानिया पेश करना है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं, तो बार बार वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं थे ताकि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बुरा शो कर सकें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑन दी अदर हैंड ये नहीं किया कि उनकी कोताही या उनकी काम ना करने की वजह से अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम काम नहीं करें। पिछले 4 सालों में अगर आप नज़र डालें, जो काम भी कराची शहर में हुआ वो सिंध हुकूमत ने किया, चाहे वो पार्क्स की शक्ल में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में हो, रोड्स की शक्ल में, और आज भी वो काम जारी व सारी, और इंशाअल्लाह उसको जारी व सारी रखा जाएगा। ये 2.5 साल की साजिशों के बाद तो अपोजिशन लीडर बना ही है। 2.5 साल लगे हैं, 2.5 साल उस शरीफ आदमी को खाम खामे, 2.5 साल खुद कुछ बनने में, वो बनने में जो कि वो पहले दिन बन सकता था अगर उसकी सियासी जमात उसको सपोर्ट करती, अपोजिशन के अराकीन उसको सपोर्ट करते। वो 2.5 साल में उसने इतना छोटा सा काम किया। वो कहता है कि कप्तान के एक ऑर्डर पे वो इतनी बड़ी हुकूमत जो कि अपने पैरों पर खड़ी है, किसी बेसाखी पर नहीं, मखलूत हुकूमत नहीं है, कोई हलीफ नहीं है हमारा, उसको गिराएंगे। मैं कहता हूँ वो शौक़ पूरा कर ले। वो कहते हैं ना वो आगे बढ़ेंगे, शायद पीछे देखें तो लोग शायद उनको नज़र ना आए। जी दूसरे सवाल की इजाजत दे दें। ये करके फिर पूछ आपसे पूछ लेते हैं, आपसे ही पूछ लेते हैं, आप संजय आखिर में फिर ये बताइएगा, बता देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने राब्ता किया था मौलाना फजल रहमान से, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने जरदारी साहब को उनका मैसेज करने किया। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान दोबारा से कोई इख्तिलाफात बढ़ गए हैं? मेरे पास इस तरह की कोई इत्तलात नहीं है, और मैं समझता हूँ हम सब PDM के मौक़िफ़ पर कायम दायम हैं, चल रहे हैं उसके ऊपर, और इंशाअल्लाह 1 पॉइंट एजेंडा है कि जो नाकाम, निकम्मी, नाअहल, आइन दुश्मन, अवाम दुश्मन हुकूमत है, इसको इंशाअल्लाह घर बेचना है। जी आतिफ और फिर अरबाब। मरदमशुमारी का मसला आप लोगों के पास है, लेकिन सरदर्द जो एक मसला इस वक्त कराची, खासतौर पर कराची के सनअतकारों के साथ है, वो है गैस की अदम फराहमी का। और अब
कर दी जाए। अरबों रुपए के पावर प्लांट्स लगवाए गए उनसे और अब उनको अचानक कहा जा रहा है कि जाएं के इलेक्ट्रिक के पास जाएं। 1000 मेगावाट अचानक के इलेक्ट्रिक के ऊपर डाल दिया गया कि वो फराहम करें। जब कारोबार बंद होगा, वज़ीर आज़म और गवर्नर से ट्वीट करते हैं कि हमने 18% बरामदी ऑर्डर्स पकड़ लिए। बरामदी ऑर्डर्स तो आ गए और आगे भेजेगा कौन? केपीके में आइन के मुताबिक जो गैस वहाँ से निकलती है वहीं पर जा रही है। सिंध के अंदर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आप लोग उस पर क्या कर रहे हैं? ऐसी मीटिंग तो हो नहीं रही। आपने बड़ा अब होगा क्या आगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बड़ा अहम सवाल पूछा। पहले मैं अपना कानूनी मौक़िफ़ बयान करके फिर मैं वफाकी हुकूमत की क्लास लेता हूँ। आइन के मुताबिक जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे की आवाम को प्रेसिडेंस हासिल है आर्टिकल 158 में। गैस मेजॉरिटी इस वक्त सूबा सिंध से 68% पैदा हो रही है और कुछ गैस केपी से पैदा होती है। सिंध हाई कोर्ट ने इस हवाले से फैसला जारी कर चुकी है कि आर्टिकल 158 को फॉलो होने की ज़रूरत है और पेशावर हाई कोर्ट केपी के हवाले से फैसला कर चुकी है कि 158 को फॉलो होने की ज़रूरत है। बदकिस्मती के साथ केपी के अंदर उसको फॉलो किया जा रहा है, सिंध के अंदर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। ये आइन शिकनी भी है और उन अदालती फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी है। बट खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? खिलाफ वर्जी वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम कराची के नुमाइंदे हैं, हैदराबाद के नुमाइंदे हैं, लाड़काना के नुमाइंदे हैं, सक्खर के नुमाइंदे हैं, खैरपुर के नुमाइंदे हैं। ज़्यादती वफाकी हुकूमत कर रही है, आइन शिकनी वफाकी हुकूमत कर रही है। बार बार हमारे मज़दूरों का इस्तेहसाल वफाकी हुकूमत कर रही है, हमारे सनतकारों का इस्तेहसाल वफाकी हुकूमत कर रही है। अब थोड़ा सा सनतकारों को भी सोचना चाहिए। कुछ सनतकार बड़े गुन गाते थे पीटीआई के, इमरान खान के। अब उनको मैं समझता हूँ ये सबक हासिल हो गया है कि इन लोगों ने सिर्फ बातें की हैं, काम करने पर बिलीव नहीं करते। मैं आपके तवज्जुह से इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि ये गैस हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए और वफाकी हुकूमत को मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी सनतों को वो गैस मिले। और ये जो उन्होंने एक तरफा फ़ैसला किया है उस फैसले को वापस करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको रोशनी इस बात पर डालना चाहूँगा कि फ़ैसला क्यों हुआ ये। के इलेक्ट्रिक की स्पॉन्सर कंपनी जो ओन करती है कराची इलेक्ट्रिक को, वो किसकी डोनर रही है, किसको माजी में फंड करती रही है, ये सबके सामने है। उसी कंपनी का माजी का चेयरमैन सीईओ आज किसका मुशीर है, किसका मुआवने खुसूसी है, ये आपको पता है, सबको पता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कराची के लिए वो पर यूनिट बिजली का रेट भी बढ़ जाता है जल्दी। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक मुआवने खुसूसी की कंपनी कराची इलेक्ट्रिक को फ्यूल सप्लाई करती है।